हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि हम पढ़ रहे थे हिंदी, सामान्य हिंदी में हम पढ़ रहे थे वर्णमाला। वर्णमाला की 3 क्लास हम कर चुके हैं। आज इस क्लास 4 है। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। इसके पहले हम पढ़े थे कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, सबका बहुत अच्छे से हम बहुत डिटेल में समझ चुके थे। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। जैसे व्यंजन का वर्गीकरण होता है वैसे स्वरों का भी वर्गीकरण होता है। वर्गीकरण मतलब उनका विभाजन, उनका प्रकार के कितने प्रकार के होते हैं स्वर। जैसे व्यंजन के प्रकार होते हैं वैसे स्वर के भी होते हैं। इसके बाद हम व्यंजन ही पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम स्वर को पढ़ेंगे, स्वर का वर्गीकरण पढ़ेंगे। स्वर क्या है, स्वर के प्रकार कितने होते हैं, इस सबको हम पढ़ चुके हैं। आज उन्हीं स्वरों का हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। देखते हैं कि स्वर कितने प्रकार से उनका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे होता है ना स्वरों का वर्गीकरण। देखिए, जो हिंदी के विद्वान हैं, अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है, अपना अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है स्वरों का। तो सभी विद्वानों के अनुसार आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। कि देखते हैं कौन कैसे सभी विद्वानों ने अपने अपने अनुसार स्वरों का वर्गीकरण किया है। जैसे किसी ने किया है उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो उसको देखेंगे कितनी प्रकार का होता है। किसी ने किया है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसी ने किया ओष्ठ की स्थिति के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण। किसी ने किया उच्चारण काल के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण। तो सबका अलग अलग है, ठीक है। तो सभी को आज इस क्लास में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। देखिए, समान हिंदी में हम पढ़ रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो स्वरों का वर्गीकरण है वो है उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तीसरा है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और चौथा है ओष्ठ की स्थिति के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण। ये 4 प्रकार के हम स्वरों का आज वर्गीकरण करेंगे। तो देखेंगे कि सबके आधार पर कितने कितने प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए, 4 तो हम जान गए, इसको आप दिमाग में रखिए, बहुत ही इजी है, बस ध्यान से आप देखते जाइए। तो देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण काल के अनुसार। उच्चारण मतलब क्या है, तो उच्चारित जो करते हैं, जो हम आवाज निकालते हैं, आवाज। और काल का मतलब होता है समय। उच्चारण मतलब होता है आवाज, साउंड। जो हम आवाज निकालते हैं, उच्चारण करते हैं, उसके उच्चारण में काल मतलब समय, कितना समय लगता है, इसके अनुसार स्वरों का कितना प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3। अगर पूछेगा कि उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, तो आप कहेंगे 4, सॉरी, आप कहेंगे 3। कौन कौन से, तो देखिए, पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुप्त स्वर। उच्चारण काल के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुप्त स्वर। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं उच्चारण काल के आधार पर। तो देखिए, यहाँ पर उच्चारण हम बता दिए कि बोलने के आधार पर और कितना समय लगता है, जो हम बोलते हैं उसमें कितना समय लगता है, उसके अनुसार हम स्वरों का वर्गीकरण किए हैं। तो पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व को लघु भी कहते हैं, छोटा भी कहते हैं। मतलब छोटा मतलब कम समय जिसमें लगे, समय काल आप समझ रहे हैं ना, समय। तो ह्रस्व स्वर मतलब होता है कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगे, उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। जैसे आ क्या है, ह्रस्व स्वर है। कैसे है, उसके उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगा, जिसमें एक मात्रा काल का समय लगे जिस स्वरों के उच्चारण में, या जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, उसी को हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे या एक मात्रा काल का समय लगे, उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर और मूल स्वर भी कहते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे अभी आपका, अगर आप हैं, आपका नाम अगर हम राम है, तो घर का नाम अगर राम है, तो स्कूल का नाम श्याम भी हो सकता है। तो इंसान तो एक ही है ना, पर्सन तो एक ही है, लेकिन उसके नाम अलग अलग है। उसी प्रकार जो ह्रस्व स्वर है वो तो एक ही है, लेकिन उसका यही नाम है, लेकिन उसका और भी नाम से जानते हैं। जैसे लघु स्वर भी कहते हैं ह्रस्व स्वर को, मूल स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं लघु स्वर, क्योंकि इनमें एक छोटा स्वर होता है। छोटा स्वर कैसे होता है, इसको हम आगे देखेंगे। और लघु स्वर, मूल स्वर क्यों कहते हैं, मूल मतलब ये मूल है, इनकी उत्पत्ति मतलब इनकी उत्पत्ति जहाँ से हुई है उसी को हम मूल स्वर कहते हैं। तो देखिए, अब यहाँ सवाल उठता है कि मूल स्वर किसे कहते हैं।
तो इसको हम जान गए जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें मूल स्वर कहते हैं या ह्रस्व स्वर कहते हैं या लघु स्वर कहते हैं। तो कितने होते हैं तो आप कहेंगे 4। अगर पूछेगा ह्रस्व स्वर कितने होंगे तो भी कहेंगे आप 4 होते हैं। अगर पूछेगा लघु स्वर कितने होते हैं तो भी कहेंगे आप 4 होता है। अगर कहेगा मूल स्वर कितने होते हैं तो आप कहेंगे 4 होते हैं। कौन कौन? आ, ई, उ, री। कितने होते हैं? 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए आ, ई, उ, री क्या है? हमारे मूल स्वर है या ह्रस्व स्वर है। आगे देख लेते हैं, दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर या बड़ा स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? दीर्घ का मतलब होता है गुरु और बड़ा, ठीक है। इसके अन्य नाम है, इसको तो आप जान गए। अब यहाँ पर हम जानेंगे दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे। जिन स्वरों के उच्चारण में, काल का मतलब समय ही तो बताए, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उसी को कहते हैं दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या बड़ा स्वर। अब यहाँ आगे देखेंगे कि दीर्घ स्वर होते कितने हैं। यहाँ पर देखिए बड़ा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। यहाँ पर ये जो 7 है, 7 कितने हो गए? 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्या हो गए? हमारे दीर्घ स्वर और 4 क्या हो गए? हमारे लघु स्वर या ह्रस्व स्वर। तो देखिए यहाँ पर जब हम बचपन से पढ़ते आए हैं, छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, यहाँ तक तो ठीक है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ तक तो ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि यहाँ पर देखिए छोटी री भी होता है। यहाँ री तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर छोटा ए, बड़ा ए नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये तो दीर्घ स्वर तो है, बड़े तो है, लेकिन ये संयुक्त दीर्घ स्वर है। क्या है? संयुक्त दीर्घ स्वर है। इसको हम आगे भी और स्थिति के अनुसार भी पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर ए, ऐ, ओ, औ इसको ऐसे साउंड, ऐसे उच्चारण इसका करेंगे। इसको बड़ा छोटा करके उच्चारण नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ तक आप ऊ तक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब बचपन में हम पढ़ते थे, छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, इसीलिए कहते थे क्योंकि यहाँ पर छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री क्या है? ह्रस्व स्वर है, छोटा है। और बड़ा क्या है? बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, सॉरी बड़ा ऊ, ये क्या हमारे दीर्घ स्वर है। लेकिन ए, ऐ, ओ, औ इसको ऐसे ही उच्चारण करेंगे। क्यों करेंगे? इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। देखिए प्लुप्त स्वर, हिंदी में कोई भी ऐसा स्वर नहीं है जो प्लुप्त हो, लेकिन यहाँ पर जब किताबों में लिखा गया है तो हमें एग्जाम के लिए पढ़ना ही पड़ता है। यहाँ देखिए प्लुप्त स्वर उसे कहते हैं जिसमें दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगे, दीर्घ स्वर से दुगना समय लगे, उसी को हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। या आप कह सकते हैं किसी को पुकारने में जिन स्वरों का प्रयोग किया जाता है, किसी को पुकारने में, बुलाने में जिन स्वरों का प्रयोग किया जाता है उसी को हम कहते हैं प्लुप्त स्वर। अब देखिए प्लुप्त स्वर कोई स्वर नहीं है, एक चिन्ह है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। कोई स्वर नहीं है, एक चिन्ह है। कैसा चिन्ह है? ऐसे ऐसे करके चिन्ह है जिसको आप प्लुप्त स्वर कह सकते हैं। जैसे अगर ओम लिखना हुआ तो आप कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर देखिए कहा जाता है कि ओम प्लुप्त स्वर है। ओम देखिए जिसका उच्चारण अगर ऐसे इसका सिंबल बना दे और किसी में इसका सिंबल ऐसे, इसका चिन्ह बना रहे, इसका मतलब है कि इसके आगे वाला जो स्वर है उसको खींच के बोलना है, देर तक बोलना है। देखिए जैसे ठीक है, ओम, तो यहाँ पर ओ जो है उसको खींच के बोला जा रहा है। तो यहाँ पर प्लुप्त स्वर आप इतना समझिए कि चिन्ह है। अगर वो चिन्ह जिस स्वर में, जिस शब्द में लग जाता है, उस शब्द का पहला अक्षर जो चिन्ह जहाँ पर लगा है, जैसे यहाँ पर लगा है, इसका पहला जो स्वर होता है, अक्षर होता है, उसको आप खींच के बोलेंगे। तो किसी को पुकारने में जो समय लगता है, जो स्वरों का प्रयोग होता है, उसी को कहते हैं प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर एक चिन्ह है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब दूसरा देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति क्या होती है? उत्पत्ति मतलब जन्म, जन्म, जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? तो आप कहेंगे 2। देखिए उच्चारण काल के अनुसार तो स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से हुआ, लेकिन उत्पत्ति या जन्म के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से हो रहा है। देखिए कैसे, पहला है मूल स्वर, दूसरा है संधि स्वर। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में यहीं से क्वेश्चन आते हैं और यहीं से आपको फंसा देता है और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपसे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझना है, रटना नहीं है। देखिए मूल स्वर किसे कहते हैं? जिनकी उत्पत्ति हुई हो, जिनका जन्म हुआ हो, और जिनका जन्म हुआ, देखिए किसी किसी का जन्म होता है, किसी किसी को मिला के दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। किसमें? बुक्स में हम बता रहे हैं, इंसानों में नहीं। तो जन्म के आधार पर, यहाँ पर उत्पत्ति के जब आधार पर मूल स्वर थे, मूल स्वरों को उसी स्वर को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति हुई हो, जिनका जन्म हुआ हो, किसी से मिलकर नहीं बने हो, उन्हीं को हम मूल स्वर कहते हैं। देखिए जैसे आ अकेले स्वतंत्र रूप से इसका उच्चारण किया जा सकता है, इसमें और भी स्वर नहीं है, इसलिए मूल स्वर है। इससे भले
मिलकर दूसरा स्वर जब बनेगा वो संयुक्त स्वर में आएगा। ठीक है, देखिए ई, उ, री, ये क्या है? मूल स्वर है। ये दो स्वरों से मिलकर नहीं बने हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो सकता है। इनको अगर आप तोड़ेंगे तो ये टूटेंगे नहीं, क्योंकि ये जन्म के अनुसार इनकी उत्पत्ति हुई है। जन्म के आधार पर इनका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। आ, ई, उ, री, इनको कहते हैं मूल स्वर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। सॉरी, उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं और मूल स्वर होते हैं 4। मूल स्वर मतलब जिनका जन्म हुआ हो और जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाए, उनको तोड़ने पे वो उनको अलग ना किया जा सके, जैसे वो दो टुकड़ों में उनको तोड़ा ना जा सके। देखिए संधि स्वर किसे कहते हैं? दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर स्वर दूसरा स्वर है संधि स्वर। संधि स्वर का मतलब, संधि मतलब क्या होता है? मिला कर बनना, संधि करके बनना। ठीक है, मिला करके बनना। देखिए जिन स्वर जो स्वर मूल स्वरों के आपस में मिलने से बनते हैं। ठीक है, मूल स्वर क्या है? आ, ई, उ, री, इनके आपस इनको मिला करके, ठीक है, मूल स्वरों को आपस में मिला करके जो नए स्वर का निर्माण होता है उसी को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त मतलब होता है दो या दो से अधिक वर्डों को मिला करके एक नया वर्ड बना दिया जाए, उसी को कहते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, इतना तो आप जान गए, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल दीर्घ स्वर, दूसरा है संयुक्त। संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं, मूल दीर्घ स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर। ठीक है, मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 4, आ, ई, उ, री। अगर पूछेगा संयुक्त स्वर कितने होते हैं तो आप कहेंगे 7, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, कितने होते हैं? 7। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि हम देखेंगे कि जो संयुक्त स्वर बने हैं इसमें सजाती और विजाती होते हैं। तो सजाती कौन होते हैं, विजाती कौन होते हैं, इसको हम देखते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पर संधि स्वर का परिभाषा देखी कि जो स्वर मूल स्वरों के आपस में मिलने से बना है। तो मूल स्वर कितने हैं? आ, ई, उ, री। ठीक है, मूल दीर्घ स्वर इतने हैं। अब इनको आपस में मिला करके हम क्या बनाएंगे? संयुक्त स्वर। देखिए कैसे बनाते हैं, जैसे कितने हैं संयुक्त स्वर? तो आप देखेंगे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, यहाँ पर देखिए छोटा आ मिलाकर हम क्या बना दिए? बड़ा आ, जो यहाँ पर संयुक्त स्वर में आ गया। ठीक है, उसी प्रकार ई को देखेंगे, छोटी ई मिलाकर के हम बड़ी ई बना दिए, यहाँ पर देखिए संयुक्त स्वर बन गया। तो यहाँ पर देखिए अगला है छोटा ऊ मिलाकर के हम बड़ा ऊ बना दिए, जो संयुक्त स्वर में आ गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए री, छोटा री और छोटा री मिलाकर के हम बना दिए बड़ा री। ठीक है, बड़ा री, तो क्या हो गया? संयुक्त स्वर में आ गया। यहाँ पर देखिए हिंदी में इसका ज्यादा काम नहीं था, क्योंकि ये संस्कृत से आया था, इसलिए इसको हिंदी से हटा दिया गया। तो अगर पूछेगा संयुक्त स्वर कितने हैं तो आप कहेंगे 7। कौन कौन से? आ, ई, उ। ठीक है, बनता कैसे है इसको आप बस जान जाइए। तो यहाँ पर देखिए सेम समान स्वरों से मिलकर बन रहे हैं। देखिए आ फिर बड़ा आ बना, ई बड़ी ई बनी, उ बड़ा उ बना। तो यहाँ पर समान स्वरों से जब मिलकर बन रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे? सजाती स्वर। सजाती संयुक्त स्वर। क्या कहेंगे? सजाती संयुक्त स्वर। अब विजातीय संयुक्त स्वर किसे कहेंगे? तो यहाँ पर देखिए ए कैसे बना? ए बना, यहाँ पर देखिए इसको मिटा देते हैं। ए बना छोटा आ प्लस ई से मिलकर के ए बना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए अलग स्वर है, ए अलग स्वर है, इसलिए इसको विजातीय स्वर कहते हैं। अब देखिए ऐ का निर्माण कैसे हुआ? तो बड़ा आ और छोटी ई मिलकर के ऐ का निर्माण किया, ऐ बना। ठीक है, उसके बाद ओ देखेंगे, छोटा आ प्लस ओ मिलकर के क्या बना? ओ बना। ठीक है, उसके बाद देखेंगे औ कैसे बना? तो छोटा आ प्लस ओ मिलकर के क्या बना दिया? औ को बना दिया। यहाँ पर देखिए ए आ अलग है, ई अलग है, यहाँ पर ए स्वर अलग है, ए स्वर अलग है, यहाँ पर ए स्वर अलग है, ए स्वर, यहाँ पर इसी प्रकार सारे स्वर अलग हैं। तो दो अलग अलग स्वरों से तीसरे स्वरों का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर ये संयुक्त व्यंजन तो है, संयुक्त स्वर है, लेकिन यहाँ पर संयुक्त स्वर कैसे संयुक्त स्वर है? तो विजातीय संयुक्त स्वर है। क्या है? विजाती मतलब जो समान स्वरों से मिलकर न बना हो, विजातीय स्वर, विजातीय संयुक्त स्वर है। क्या है? विजातीय संयुक्त स्वर। तो आज के बाद से आप कभी नहीं भूलेंगे कि सजातीय संयुक्त स्वर क्या है, विजातीय संयुक्त स्वर क्या है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि अगर पूछेगा उत्पत्ति सबसे ज्यादा पूछता है, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, आप कहेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है।
पहला होता है मूल स्वर, दूसरा होता है संधि स्वर। मूल स्वर उनका होता उसे कहते हैं जिसका जन्म हो, जिसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो, जिसको और स्वरों की सहायता से बनाना ना पड़े, जैसे आ ई उ री, इसको देख लिए। उसके बाद संधि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, आप कहेंगे 2 प्रकार के, मूल दीर्घ स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर। ठीक है, तो देखिए संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर आ ई उ री वही होते हैं, और संयुक्त स्वर क्या होते हैं, जो मूल स्वरों की सहायता से बनते हैं। देखिए कैसे बने, इसमें भी सजाती और विजाती होते हैं। जो समान स्वरों से मिलकर बने उसे सजाती स्वर कहे, और जो अलग अलग स्वरों से विभिन्न अलग अलग स्वरों से मिलकर बने उसे कहे विजाती स्वर। यहाँ पर विजाती संयुक्त स्वर, सजाती संयुक्त स्वर आप देख लिए। उसके बाद तीसरा देखेंगे जीभ के आधार पर। जो जीभ है उसके आधार पर हम कितने प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, तो 3 प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से? 3। कुछ भी आपको रटना नहीं, समझना है, बस आप समझते जाइए। देखिए जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। पहला होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, तीसरा होता है पश्च स्वर। मतलब एक जीभ है, आप देख लीजिए जीभ है, ठीक है। जीभ का आकार ऐसे होता है, इसके आगे भाग को कहेंगे अग्र, इसके मध्य भाग को कहेंगे मध्य कहेंगे, ठीक है, और इसके पीछे वाले भाग को कहेंगे पश्च स्वर, ठीक है। तो जो आगे से बोला जाएगा उसको अग्र स्वर, जो बीच से बोला जाएगा, जीभ के पिछले भाग से जो बोला जाएगा उसको कहेंगे मध्य स्वर, जीभ के जो पीछे वाले भाग से बोला जाएगा उसको कहेंगे पश्च स्वर। तो देखिए अग्र स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अगले भाग से होता है उसे कहते हैं अग्र स्वर, और जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है उसको कहते हैं मध्य स्वर, और जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पिछले भाग से होता है उसको कहते हैं पश्च स्वर। तो देखिए अब बस इतना ध्यान देना है तो कौन कौन से स्वर अग्र भाग से बोले जाएंगे, कौन कौन से स्वर मध्य भाग से बोले जाएंगे, और कौन कौन से स्वर पश्च भाग से बोले जाएंगे। तो देखिए आ ई आप बोल के खुद देखिएगा, आप प्रैक्टिकल करके देखिए, प्रयोग करके देखिए, सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी, आपको कोई रटना नहीं पड़ेगा, आप समझते जाइए। देखिए ई री ए कहाँ से बोला जा रहा है, तो जीभ के आगे वाले भाग से बोला जा रहा है, और जीभ के मध्य भाग से बोला जाएगा आ, बस बोला जाएगा आ, और जीभ के पिछले वाले भाग से बोला जाएगा बड़ा उ ओ औ, ठीक है। तो इतने सारे जो स्वर है कहाँ से बोले जाएंगे, जिसको आप जान गए। अब लास्ट है चौथा देखेंगे। चौथा जो वर्गीकरण है स्वरों का, ओठों की स्थिति के आधार पर। जो ओठ है, ओठ किस स्थिति में होकर के स्वरों को उच्चारण कर रहे हैं उनके आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। स्वर कौन कौन से? आवृत्तमुखी, वृत्तोमुखी। आवृत्तमुखी जिसमें जो ओठ है वो गोलाकार होकर के स्वरों को उच्चारण न करे, और वृत्तोमुखी मतलब वृत्त मतलब होता है गोला, जिन स्वरों को उच्चारण आप ओठ को गोला करके करते हैं, गोल करके करते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण उसको कहते हैं वृत्तोमुखी। तो देखिए आप खुद करके देखिए आवृत्तमुखी स्वर है आ ई री ए ऐ, इसमें ओठ जो है वो गोलाकार स्थिति में नहीं हो रहा है, उसको कहते हैं आवृत्तमुखी। और देखिए जिसमें गोल हो जाएगा ओठ, गोलाकार स्थिति में उसका उच्चारण होगा तो उसको कहेंगे वृत्तोमुखी। देखिए जैसे ओ औ, यहाँ पर देखिए ओठ खुद गोलाकार स्थिति में हो रहा है तो उसको कहेंगे वृत्तोमुखी। ये तो थी क्या उच्चारण स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार के, और कैसे कैसे किए इसको हम देख लिए। अब देखेंगे उनका उच्चारण स्थान क्या है। जो स्वरों का उच्चारण स्थान क्या क्या होता है, जो स्वर होते हैं कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं, क्योंकि जितने स्वर हैं 11 स्वर हैं जिनका हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जिन स्वरों को। हिंदी वर्णमाला में स्वर हम बताए थे कि 11 है, और टोटल तो कितने हैं 13 है। जो अंक है उसको अयोग वाक कहते हैं, उसको हम व्यंजन की क्लास में समझेंगे, लेकिन आज के यहाँ हम पूरे स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं तो स्वर बस 11 ही होते हैं, वही 11 स्वरों का वर्गीकरण हम कर रहे हैं। और देखिए अब यहाँ पर हम देखेंगे उनके उच्चारण स्थान, उनका वर्गीकरण तो देख लिए स्वरों का। अब देखेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान, कहाँ से सारे स्वर बोले जाते हैं, क्योंकि सारे स्वर अलग अलग जगह से बोले जाते हैं। जैसे आ कंठ से बोला जाएगा, ठीक है, ई तालु से बोला जाएगा। तो देखिए इसको याद कैसे रखना है, जिसको हम एक क्लास हम बनाए हैं स्वर और व्यंजनों के उच्चारण स्थान। यहाँ पर हम देखें वर्णमाला में व्यंजनों का उच्चारण स्थान एक क्लास बनाए, उसको अच्छे से बताए हैं, एक ट्रिक के माध्यम से बताए हैं, एक सूत्र के माध्यम से बताए हैं। वो सूत्र अगर आप एक बार याद कर लिए उससे आपको 20 से 25 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, सब आसानी से आप सॉल्व कर जाएंगे, हल कर जाएंगे। लेकिन उसको आपको याद करना पड़ेगा, याद करने के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रटेंगे तो भूल जाएंगे। थोड़ी चीजें रटनी है यहाँ पर और थोड़ी चीजें समझनी है। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए आ
कंठ से बोला जाएगा, ठीक है। और उसका वर्ग होता है कंठ। कंठ से जो बोला जाता है उसको उच्चारण स्थान को, उस वर्गों को कहते हैं कंठ। ई तालु से उसको कहेंगे तालव्य। ओ ओठ से उसको कहेंगे ओष्ठ। री मूर्धा से उसको कहेंगे मूर्धन्य। ए आई कंठ तालु से उसको कहेंगे कंठ तालव्य। ओ कहाँ से बोला जाए, कंठ और ओष्ठ दोनों से बोला जाएगा, उसको कहेंगे कंडोष्ठम। तो देखिए आपको बस इतना चीजें रखनी है कि आ कंठ से बोला जाएगा, ई तालु से, ओ ओठ से और री मूर्धा से। इतनी तो आपको बस रटनी पड़ेगी। उसके बाद चाहे जितने भी आएंगे वो सब अपने आप आ जाएंगे। देखिए अगर आप देखेंगे सोचेंगे यहाँ पर इतना ही क्यों रटना है, क्योंकि इसी के बाद से देखिए यहाँ कंठ और ताल दोनों से बोला जा रहा है। तो आप कहेंगे ए आई कंठ और तालु से कैसे बोला जाएगा, तो ए आई कंठ तालु से इसलिए बोला जाएगा। देखिए ए का निर्माण हम कैसे किए, आ और ई से किए। तो ई क्या है, ई का उच्चारण स्थान तालु है, आ का उच्चारण स्थान कंठ है, इसीलिए कंठ और तालु से बोला जाएगा। उसी प्रकार ओ को देखेंगे, ओ का निर्माण हम कैसे किए हैं, तो ओ का निर्माण आ और ऊ से किए हैं। तो आ का कंठ से बोलते हैं, ऊ को ओठ से बोलते हैं, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ ओष्ठम। तो आपको बस कितना याद रखना है, आ से लेकर री तक आपको याद रखना है। उसके बाद आप खुद ही जान जाएंगे। और यहाँ पर जो हम संयुक्त व्यंजन पढ़े, संयुक्त व्यंजन कैसे बना, इसको अगर आप याद रखेंगे तो सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो हम आज क्या क्या पढ़े, हम पढ़े स्वरों का वर्गीकरण, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। तो आप कहेंगे 4 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। पहला होता है उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा होता है जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ का प्रयोग कहाँ से किया जा रहा है, आगे भाग से, मध्य भाग से कि पश्च भाग से। उसके बाद हम चौथा पढ़े ओठों की स्थिति के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण, तो उसको हम अलग अलग पढ़े। तो हम पहला पढ़े क्या, कि हम पढ़े कि जो है उच्चारण काल के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। उसके बाद हम पढ़े उत्पत्ति के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, मूल स्वर, संयुक्त स्वर। उसके बाद पढ़े हम तीसरा जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। उसके बाद चौथा पढ़े हम ओठ की स्थिति के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, आवृत्तमुखी और वृत्तोमुखी। ठीक है, कितने होते हैं सबको हम आज की क्लास में डिटेल से पढ़ा है। और यहाँ पर हम स्वरों का उच्चारण स्थान भी देखे। स्वरों का उच्चारण स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों है, क्योंकि ये यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। तो सारे स्वरों का हो या व्यंजनों का हो, सबका उच्चारण स्थान आपको याद रखना है। याद कैसे रखना है इसको हम बताएंगे इसके अगले वाले क्लास में, क्योंकि हम कुछ ट्रिक लेकर आएंगे और कुछ सूत्र लेकर आएंगे, जिसके माध्यम से आप सारे स्वर और व्यंजन सबको एक साथ याद करके आप उच्चारण स्थान याद रख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।